नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हंसाएंगी, कुछ रुलाएंगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएंगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। इतनी देर कहाँ लगा दी मयंक, कब से इंतज़ार कर रही हूँ। विभूति ने उसके हाथ से बैग लेते हुए पूछा। ऑफिस के काम से बाहर गया था, एक फ़ोन ही कर दिया करो, उसने पानी का गिलास मयंक को देते हुए कहा। फुर्सत नहीं मिली। अच्छा, कपड़े बदल के आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ। विभूति को उसका ये व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था। हमेशा चहकने वाला उसका पति पिछले कुछ दिनों से बदल सा गया था। घर देर से आता, चुपचाप खाना खा के सो जाता। विभूति ने जानने की कोशिश की तो उसने ऑफिस में ज़्यादा काम का बहाना कर दिया, पर वो समझ चुकी थी कि कोई और ही कारण है, परंतु कैसे पूछे। खाना खाकर मयंक सोने चला गया। विभूति जानती थी कि वो उसे नहीं बताना चाहता, वरना अब तक बता दिया होता। दूसरे दिन इतवार की छुट्टी थी। नाश्ते के बाद मयंक काम से जा रहा हूँ कहकर निकल गया। आज तक किसी भी इतवार उसने विभूति के बिना नहीं गुजारा था। उसके जाने के थोड़ी देर बाद उसने मयंक के खास दोस्त अनुराग को फ़ोन किया। हेलो। हाँ अनुराग भैया, मैं विभूति बोल रही हूँ। हाँ भाभी, कहिए कैसी हैं और कहाँ हैं आपके पतिदेव? कल मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया उसने। भैया, मैंने कुछ बात करनी है आपसे। कहिए भाभी। विभूति ने विस्तार के साथ उसे सब बता दिया। ओह अच्छा भाभी, मैं पता करता हूँ, इसकी बचपन की आदत है। खुशियाँ होगी तो दुनिया के साथ बांटेगा, परेशान होगा तो किसी को कुछ नहीं बताएगा। ये तो कुछ नहीं बोलेगा, मैं कहीं और से पता करता हूँ। आप टेंशन मत लो, बस इसका ध्यान रखिए और कुछ उल्टा सीधा मत सोच लेना। वो आपसे बहुत प्यार करता है। मैं जानती हूँ भैया, बस इनको परेशान नहीं देख सकती। वो सुबह उठी। भाभी प्लीज़, सब कुछ ठीक होगा, आप मुझ पर छोड़ दीजिए और आराम करो। 2 दिन में आखिर अनुराग ने मयंक की परेशानी का पता लगा ही लिया, मगर वो इस सोच में था कि विभूति को कैसे बताए। आखिर उसने पहले मयंक से ही बात करने का निर्णय लिया। दूसरे दिन सुबह मयंक के घर के पास पहुंच गया। मयंक का स्कूटर दिखते ही उसने बीच रास्ते पर आकर मयंक को रुकने का इशारा किया। स्कूटर रुकते ही वो पीछे बैठ गया। मयंक कुछ पूछता इससे पहले ही वो बोला, चल अपने अड्डे पे। अरे पर मुझे ऑफिस। भाड़ में गया तेरा ऑफिस, तू चल तो। मयंक अब कुछ बोल ही नहीं सकता था। उसे पता था कि अनुराग अब मानने वाला नहीं है। आखिर बचपन की दोस्ती जो थी। उसने स्कूटर मधु पार्क की ओर मोड़ दिया। मधु पार्क के कैंटीन पहुंचकर दोनों पेड़ों के बीच बने सीमेंट की कुर्सियां और टेबल पर जा बैठे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अनुराग बोल उठा, अब बताएगा भी या नहीं? क्या कुछ नहीं है बताने को? कुछ भी तो नहीं है। देख मयंक, मेरा दिमाग खराब मत कर। अनुराग सिगरेट जलाता हुआ बोला। तेरा दिमाग सही कब रहता है? मयंक ने हंसने की कोशिश की। ये खोखली हंसी रहने दे मयंक। देख, पता तो मुझे चल चुका है, तूने नहीं बताया ये बात और है। तुझे भाभी को तो बताना चाहिए था। नहीं, विभू को इस बारे में कुछ नहीं बताना। ये सब बता के मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता। अभी तक जब मैं ही कुछ नहीं भुला सका, फिर उसने तो भुगता है यार। ठीक है, पर बताना तो चाहिए। ये छुप छुप कर कब तक कर पाओगे? अगर भाभी को बाद में पता चला तो तुम पर से कहीं उनका भरोसा ना उठ जाए। मैं क्या करूं यार, लगता है पागल हो जाऊंगा। अच्छा, तुम दोनों परिवार में हुए झगड़े की वजह से अलग हुए थे ना? उस बात को 2 साल बीत चुके हैं। अब तक तो भाभी का गुस्सा भी कम हो गया होगा। मेरे ख्याल से बताने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं अनुराग, बात इतनी सी नहीं है, सिर्फ झगड़े पे घर छोड़ दे ऐसी नहीं है विभू यार। ऐसा क्या हुआ था? तूने तो कहा था कि माँ ने भाभी को कुछ बुरा भला कहा था और तुमको भी इस वजह से तुम दोनों अलग हुए। चल पूरी बात बता। तू तो जानता है कि माँ मेरे और विभू के प्रेम विवाह से कभी खुश नहीं थी। उठते बैठते विभू को ताने मारती रहती, उसके माँ बाप तक को गालियाँ देती। विभू चुपचाप सहती रहती और मुझसे भी कहती समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं उससे अलग घर लेने की बात करता तो कहती मैं बेटे को माँ से अलग करने का पाप नहीं करूँगी। फिर खुशखबरी मिली कि मैं और विभू मम्मी पापा बनने वाले हैं। माँ फिर भी खुश नहीं लगी।
बिभू सारा दिन घर का काम करती रहती और माँ बड़ी भाभी के और उनके दोनों बच्चों पर ही प्यार उड़ेलती रहती। एक तो बड़ी भाभी पैसे वाले घर की हैं और फिर भैया की कमाई मुझसे दोगुनी। बस माँ इसी बात के ताने दिया करती। बिभू को 7वां महीना लगा था। माँ को उसकी गोद भराई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये देख बिभू के माँ बाप उसे मायके ले जाने के लिए माँ की आज्ञा लेने आए। नमस्ते बहन जी, बिभू की माँ ने हाथ जोड़ते हुए कहा। कहिए कैसे आना हुआ? जी वो पहली जज की है बिभू की, आपकी आज्ञा से उसे ले जाने आई हूँ। बिभू के पापा ने फलों की टोकरी और मिठाई का डिब्बा टेबल पर रख कर हाथ जोड़कर कहा, मेरी बला से हमेशा के लिए ले जाओ। माँ जी ये आप क्या कह रही हैं? बिभू तड़प कर बोली। आप नहीं कहेंगी तो नहीं जाऊंगी। भाड़ में जा तू और तेरा खानदान, जा मर, मुझे क्या लेना। बिभू के माँ पापा को बिभू के साथ माँ के इस तरह के व्यवहार की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बिभू ने कभी उनको पता नहीं चलने दिया था। उस दिन अचानक माँ को इस रूप में देख बिभू के पापा को गहरा सदमा लगा और उन्हें वहीं हार्ट अटैक आ गया। अपने पापा को इस हाल में देख बिभू ने माँ को चुप हो जाने की विनती करते हुए माँ के पैर पकड़ लिए। तभी मैं भी घर पहुँच गया था। मुझे देखते ही माँ ने जोर से एक लात बिभू को मारी और मुझसे बोली, ओ शहजादे संभाल अपनी बीबी और सास ससुर की नौटंकी। मेरे घर में क्लेश मचा रखा है, दफा कर इन सबको यहाँ से। गुस्से में माँ ने यह भी नहीं देखा कि उसकी मारी लात बिभू के पेट पर पड़ी थी और मारे दर्द के वो तड़प उठी थी। एक तरफ उसके पापा अपनी छाती को पकड़ जमीन पर गिर चुके थे। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। बिभू की माँ रो रो कर अपने बाल नोच रही थी। मैंने फ़ोन कर एम्बुलेंस मंगाई और बिभू और उसके पापा को एक ही एम्बुलेंस में अस्पताल ले गया। बिभू की रोती कलपती माँ कभी पति को पुकारती, कभी बेटी को। अफसोस के अस्पताल पहुँचते ही डॉक्टरों ने बिभू के पापा को मृत घोषित कर दिया। बिभू की माँ को संभालने के लिए मैंने उसके भाई को फ़ोन कर दिया। उसके भाई के आते ही मैं डॉक्टर की ओर लपका। डॉक्टर साहब मेरी बिभू, आप ही विभूति शर्मा के पति हैं? जी मयंक शर्मा। देखिए बच्चा पेट में मर चुका है, हमें ऑपरेशन कर अभी निकालना होगा। आप फॉर्म साइन करिए जल्दी। विभूति के होश में आने के बाद उसे संभलने में बहुत दिन लग गए। पापा और बच्चे की मौत ने इसे तोड़ दिया था और उसने उसी दिन मुझसे कह दिया कि अब वो ज़िंदगी में कभी मेरी माँ का मुँह नहीं देखेगी। मैं चाहूँ तो वो मुझे भी छोड़ सकती है। मैं भी कहाँ 2 मौतों की वजह को माफ़ कर सकता था। इसलिए बिभू को उसके मायके से ही अलग घर में ले गया। उसके बाद उस घर में ना हमें किसी ने पूछा ना हमने किसी को। ओह ये तो बहुत बुरा हुआ था और इसमें कोई शक नहीं कि आंटी की गलती भयानक थी। पर अब ऐसे हालत में तो तुम्हें उनका साथ देना होगा। पर किस मुँह से ये बिभू से कहूँ? उस हादसे को 2 साल हो गए हैं मयंक। शायद भाभी का दुख और गुस्सा कुछ कम हो गया हो, उन्हें बता देना चाहिए। मुझ में तो हिम्मत नहीं है अनुराग। अच्छा पर ये सब हुआ कैसे? मैं ऑफिस में था कि हमारे पड़ोसी सुरेश अंकल के बेटे नितिन ने बताया। पूरी बात बता। हमारे घर छोड़ने के बाद माँ और भैया भाभी ने हमसे सब ताल्लुक़ ख़त्म कर लिए थे। मैं और बिभू भी कभी वहाँ नहीं गए। यहाँ तक कि बिभू अपना सारा सामान जेवर कपड़े तक लेने नहीं गई। कभी उसकी ज़ुबान से उस घर के बारे में एक शब्द तक नहीं निकला। मैंने भी कभी उस घर की बात नहीं छेड़ी। नितिन और मेरा ऑफिस एक ही बिल्डिंग में है। तू तो मिल चुका है ना उससे। उस दिन शाम को जब मैं घर के लिए निकला तो वो मुझसे लिफ्ट में मिल गया। मैंने यूं ही पूछ लिया, क्या हाल है सबका? उसे लगा होगा कि मैं अपनी फैमिली के बारे में पूछ रहा हूँ। उसने कहा कि चलो कैंटीन में बैठते हैं। वहाँ उसने बताया कि भैया और भाभी ने तुम्हारी माँ को ये कहकर घर से निकाल दिया है कि जो अपनी गर्भवती बहू के पेट में लात मारकर अपने ही खून का खून कर सकती है, उसको अपने बच्चों के पास नहीं रख सकते। तुम्हारे भैया ने उन्हें वृद्धाश्रम में भर्ती करवा दिया है। इस बात को 19 महीने बीत गए हैं। तुम्हारी माँ दिन रात तुम्हें और भाभी को याद करके रोती हैं और खुद को कोसती रहती। कहती हैं अच्छा ही हुआ, मैं इसी लायक हूँ, मुझे तो कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे मम्मी पापा उनसे 2 बार मिलने गए थे। उन्होंने तुम्हारे भैया को भी समझाने की कोशिश की, पर तुम्हारे भैया ने कह दिया कि 5,000 महीने का खर्च तो दे रहा हूँ और कुछ नहीं कर सकता। 8 दिन पहले उन्हें हार्ट अटैक आया। आश्रम वालों ने उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। तुम्हारे घर भी खबर की गई पर कोई आया नहीं।
तुम्हारे भैया भाभी गर्मी की छुट्टियों के लिए गए हुए हैं, कब आएंगे वो भी नहीं पता। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ मयंक। मैं क्या करूं अनुराग, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसी भी है मेरी माँ है, पर मैं किसी भी कीमत पे विभू को दुखी नहीं कर सकता। रोज़ माँ को देखने जाता हूँ, माँ कुछ बोलती नहीं, पर मुझे देखकर उनकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहते हैं। मैंने माँ का कमरा बदलवा दिया है, एक औरत भी देखभाल को रख दी है, पर कब तक। मेरी बात मान, मयंक भाभी को बता दे। नहीं, ये मेरे बस का नहीं है। कुछ देर यूं ही बैठने के बाद मयंक ऑफिस निकल गया। कुछ सोचने के बाद अनुराग ने विभूति को फ़ोन कर उसे वहीं बुला लिया। उसके आने के बाद अनुराग ने उसे सारी बात विस्तार से बता दी। विभूति बड़े ध्यान से सारी बात सुनकर खामोश हो गई। अनुराग उसके कुछ कहने का इंतज़ार करता रहा। कुछ देर बाद विभूति ने कहा, भैया हाँ, आप मुझे अस्पताल ले जा सकते हैं। हाँ मगर, आप चलिए भैया। और दोनों अस्पताल की ओर चल दिए। विभूति को देख माँ की आंखों से आंसुओं की नदी बह चली। वो दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थीं। विभू ने आगे बढ़कर अपना एक हाथ माँ के हाथ पर रख दिया और दूसरे से उनके आंसू पोंछने लगी। फिर वो मुड़ी और बोली, भैया प्लीज़ मयंक को बुलाओ अभी। अनुराग के फ़ोन करने के बाद मयंक आधे घंटे में अस्पताल पहुंच गया। सुनो, उसे देखते ही विभूति ने कहा, विभू तुम यहाँ। आई एम सॉरी विभू, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। पर ये कैसी बात कर रहे हो मयंक, ये सब बातें हम घर पर करेंगे। अभी तो तुम माँ को घर ले चलने का इंतज़ाम करो। छुट्टी मिल गई है ना? छुट्टी तो 2 दिन पहले ही। मयंक बोलता बोलता रुक गया। चलो फिर घर चलो, मैं माँ के कपड़े बदलवाती हूँ, तुम पेपर वर्क कराओ। फिर उसने अनुराग से पूछा, भैया क्या आप एक टैक्सी मंगवा देंगे? हाँ मैं लाता हूँ भाभी। मन ही मन वो विभूति की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। माँ बहुत कमज़ोर हो गई थी। इन 2 सालों में उनका वज़न भी बहुत गिर गया था। अब वो पश्चाताप में डूबी आंखों को ज़मीन पे गड़ाए एक असहाय वृद्धा मालूम होती थी। उन्हें अपने आप चलने में नाकाम देख विभूति उसे सहारा देकर टैक्सी तक ले आई। मयंक तो सिर्फ अपनी विभू की प्यारी सी सूरत ही देखे जा रहा था। टैक्सी में बैठने से पहले वो अनुराग के गले लगा। मैं किस तरह से तुझे धन्यवाद कहूँ? अबे चल धन्यवाद का बच्चा। और दोनों हंस पड़े। रात को सोते समय मयंक ने विभूति से पूछा, तुम तो माँ से इतनी नफरत करती थी, फिर भी उन्हें घर ले आई। वो नफरत नहीं, दुख और गुस्सा था जो समय के साथ कम हो जाता है। और फिर इस हाल में उन्हें किसके सहारे छोड़ सकते हैं? उन्हें उनके किए की सजा भगवान दे चुके। 2 बेटों के रहते माँ को आश्रम में इतने समय रहना पड़ा। ये क्या कम सजा है? मानती हूँ कि अभी तक मैं सब कुछ नहीं भुला पाई, पर मेरा यकीन करो, मैं माँ की सेवा में कोई कमी नहीं करूँगी। तुम बहुत अच्छी हो विभू। अच्छा जी, पहले ही बता देते तो इतने दिन परेशान नहीं होते। मैं तो डर गया था, तुमने तो माँ का चेहरा ना देखने को कहा था। हाँ कहा था। क्या माँ का चेहरा अब भी वैसा ही लगा तुम्हें? अब तो वो एक माँ ही नज़र आई मुझे। वो मगरूर चेहरा और उसके वो नफ़रत वाले भाव समय की चक्की में पिस चुके हैं मयंक। मयंक ने उसे अपने गले से लगा लिया। सुबह उठकर विभूति माँ के कमरे में चाय लेकर गई। विभूति को देखते ही रोते हुए एक बार फिर से माँ उससे माफ़ी मांगने लगी। बेटा, मेरा गुनाह ऐसा नहीं है कि जिसे माफ़ किया जाए, लेकिन फिर भी मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। बहू, जो चाहे मुझे सज़ा दे दो, लेकिन मुझे वृद्धाश्रम मत भेजना। माँ, मैं कौन होती हूँ आपको सज़ा देने वाली? आपको सज़ा तो भगवान ने खुद दिया है कि 2 बेटों के होते हुए आपने इतना दिन वृद्धाश्रम में काटे। अब आपकी सज़ा खत्म हुई है और अब आप अपने बेटे बहू के साथ इस घर में रहेंगी। माँ, बड़ों के हाथ आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं, माफ़ी मांगते हुए नहीं। यह कहते हुए विभूति उनके गले लग गई। मयंक दूर खड़ा इस दृश्य को देख रहा था। उसकी आंखों से भी झरझर आंसू बहने लगे और आज वो अपनी पसंद पर नाच कर रहा था कि विभूति को पसंद कर उसने शादी की थी। 1 साल बाद ही मयंक और विभू गोद में एक नन्ही सी बेटी को लेके माँ के साथ शहर के बाहर मंदिर में दर्शन करने गए। ये माँ की मन्नत थी जो वो पूरी करने आई थी। दादी बन जाने की खुशी में माँ ने अपने हाथों से गरीबों में बांटने के लिए लड्डू बनाए थे। आपको विभूति का फैसला कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।